इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। क्या कन्नौत खातेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे दीपक जोशी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी से खास बातचीत। भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा, विकास के मुद्दों पर भी हुई बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दीपक जी जोशी आज हमारे स्टूडियो में हैं और आपसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पिछले हफ्ते आपने आपके स्टेटस पे एक पोस्ट शेयर की थी कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं किया करते। इसको राजनीतिक संदर्भ से जोड़ के देखा जाए क्या? देखिए, राजनीतिक संदर्भ से टिप्पणी है तो राजनीतिक व्यक्ति ने की है तो कहीं ना कहीं संदर्भ राजनीतिक होना ही चाहिए। जी, मैं और मेरा परिवार लंबे समय तक राजनीति में रहा है और जैसा पिछली बार मैंने 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, उसके बाद लगातार जो मेरे पास मैसेजेस आए, कहीं ना कहीं किसी की बात आई, उस बात के दौरान बहुत से लोगों ने उस निर्णय को सराहा जी, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपने पिताजी की पूरी तपस्या को वहाँ लेके गए, जो कि ठीक नहीं था। क्योंकि मेरा मानना है कि पिताजी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, उनकी विरासत का उत्तराधिकारी मैं हूँ जी, और ये भी कह सकता हूँ कि राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी मैं ही हो गया, क्योंकि उनका पुत्र हूँ। इस नाते से परिवारवाद में भी मुझे जोड़ा गया। लेकिन मैं परिवारवाद की परिभाषा से अलग इसलिए अपने आप को मानता कि मैंने अपना परफॉर्मेंस बहुत छोटे समय से छात्र राजनीति में रहते हुए 19-20 साल की उम्र से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। विद्यार्थी परिषद, जनता विद्यार्थी मोर्चा, जनता युवा मोर्चा, एक लंबी मैंने राजनीति की। जी, उस राजनीति के कारण मैं अपने आप को परिवारवाद की परिभाषा से अलग इसलिए मानता कि मैं एक पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता, दीवार पे लिखने वाला कार्यकर्ता, छोटे छोटे प्रदर्शनों में भाग लेने वाला कार्यकर्ता रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं इन कार्यकर्ताओं से थोड़ा अलग हूँ और इस नाते से मैं अपने निर्णय लेने में कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं से अलग इसलिए मानता हूँ। लोग कहते हैं कि पिताजी की विरासत के कारण आपको सब कुछ मिला। जी, ये बात सही है कि पिताजी की विरासत के कारण मिला, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिताजी की विरासत में ईमानदारी भी तो मुझे मिली। जी, और मैं ये कहता हूँ कि मेरी ईमानदारी जो पिताजी की थी उसको सहेजने का काम मैंने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान किया है। जी, एक भी आक्षेप मुझे पर इस प्रकार का नहीं लगा जो राजनीति में राजनीतिज्ञों को लगता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैंने कहा था कि पिताजी की विरासत खास करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जी, और दूसरा जो उनके साथ पार्टी में हुआ, क्योंकि सरकार बनने के गिरने के बाद और बनने के बाद जो परिदृश्य बीजेपी में आज की तारीख में आया, जिसमें मैं अटल जी, जिसको मैं राजनीति का भगवान ही मानता हूँ, उन्होंने एक वोट के लिए सरकार गिराना मंजूर किया। मुझे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एक वोट की हमने व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अटल जी ने साफ मना कर दिया। वो सरकार केंद्र की थी। इतनी महत्वपूर्ण सरकार अगर गिराने का फैसला पार्टी ले सकती है तो एक छोटी सी प्रदेश सरकार बचाने का फैसला मेरे ख्याल से पार्टी का नहीं होगा। जी, ये कुछ लोगों का था जिसके कारण से वापस सत्ता में आना चाहते थे, और सत्ता आने के बाद पिछले 3 साल का आप परफॉर्मेंस देखें जी, तो बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचारों में घिरी हुई है। पुराने कांड तो सही थे, लेकिन अभी जो 3-4 कांड आए उससे साफ लगता है कि सरकार, जैसे नरसिंह घोटाला कांड, जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पटवारी परीक्षा घोटाला कांड, ऐसे घोटालों के साथ साथ देवास जिले के भी कुछ घोटाले हम देख लें जी, कि आज यहाँ पर जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ निर्माण कार्य हुए, जी, सिर्फ इसलिए कि कमीशन हमको मिल जाए, वो जनता के हित में हो कि अहित में हो। तो एक तरीके से लोकप्रियता और लोकहित, जी, अटल जी ने लोकहित को देखा और आज के लोग लोकप्रियता को देख रहे हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर लोकहित को छोड़कर अगर फैसले होते तो वो मेरे पिताजी की विरासत में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेईमानी थी, और मैं इसलिए पिताजी की विरासत के साथ आज आया हूँ। ये बात भी सही है कि लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना, जी, क्योंकि मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता था जो बीजेपी में रहकर जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति बीजेपी में उनकी है, ना तो उनकी बात को सुना जा रहा, ना उनकी बात को ध्यान दिया जा रहा, ना उस ध्येय को, जिस ध्येय को लेकर बीजेपी ने अब काम शुरू किया था उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगा कि मैं ये कांग्रेस ज्वाइन करके अपनी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से
उन कार्यकर्ता तक पहुंचाना। मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में वो बात कार्यकर्ता तक पहुंची है। आज जनसंघ जमाने का या जो बीजेपी की मूल विचारधारा का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं व्यथित है, हताश है, निराश है, उनके बीच ये आवाज़ कहीं पहुंची है। तो बहुत से लोग मुझे टेलीफोन से, कुछ लोगों ने पत्रों के माध्यम से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा आपका फैसला उचित है, और मुझे तो लगता है कि इस फैसला करने के बाद बीजेपी में भी स्थिति सुधरी है। लगातार पेपरों से न्यूज पेपरों से समाचार संचार माध्यमों से पता चलता है कि बीजेपी अब पुराने लोगों को पूछ परख कर रही है, आज पुराने लोगों को बुला रही है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ की सार्थकता मुझे सिद्ध हुई। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जो प्रयास किए उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है, और मैं चाहता हूँ कि राजनीति में शुद्धिकरण होना चाहिए, अच्छाई आना चाहिए। और अच्छाई का प्रतीक मुझे कांग्रेस में इसलिए लगा क्योंकि आज कांग्रेस का हाईकमान अगर मुझे जोशी जी का लड़का होने के कारण ले लेता, उपयोग करता, तो वो मैंने नहीं देखा। ना मैंने माननीय कमलनाथ जी के मन से या दिग्विजय सिंह जी के मन से या कांग्रेस के अन्य पक्षों के मन से, चाहे वो हमारे राहुल भैया हों, अजय सिंह जी हों, ऐसे इनके समकक्ष गोविंद सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हो, एक परिवार जैसा भाव इन्होंने मुझे दिया। मुझे लगता है कि आज मैं अच्छी जगह आके बैठ गया, जहाँ मेरी बात को सुनकर पार्टी आगे निर्णय करने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान से सुनकर, जो अगर पार्टी निर्णय में हो सक्षम संभव है तो उसको करने का प्रयास भी करती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आपकी उस पोस्ट को इस तरह से भी देख रहे हैं कि चुनाव करीब हैं और ये चुनाव के पहले की आपकी शांति है, कोई तूफान आ सकता है। तो क्या ये लग रहा है कि वाकई कुछ तूफान, कुछ धमाका होने वाला है? नहीं, देखिए मुझे जब मैं पार्टी के कुछ लोगों से मिला था, वरिष्ठ नेताओं से, नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो उनका ये कहना था कि मैंने कहा था कि मैं बुद्धि से चुनाव लड़ूंगा, मैं बाकी चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, ना पद के लिए आया, मुझे पद भी नहीं चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा था आप जहाँ तक जा सकते हैं अपना संपर्क का दायरा बढ़ाए। तो अभी बीच में मैं कुछ जगह गया भी हूँ, जैसे मैं खाटुआ विधान लोकसभा जो बागी से लगी उसके काटकुट में अरुण भैया के साथ एक बड़ा प्रोग्राम मैंने किया। अन्य जगह भी मैंने कुछ प्रोग्राम किए हैं कांग्रेस के माध्यम से। मैं रतलाम में जाके कार्यक्रम किया था। अभी कुछ जगह और मेरे कार्यक्रम प्रस्तावित थे, तो उन कार्यक्रमों को लेकर मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैंने जब बोला था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बुद्धनी साहब लड़ा दीजिए, मैंने कहा नहीं बुद्धनी साहब तो आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। कारण यह है कि बुद्धनी में हम चुनाव लड़ाएंगे तो शायद पार्टी को लोगों को लगेगा कि हमें जोशी जी के पुत्र को लेकर ऐसी जगह लड़ा दिया जहाँ शायद लड़ाई कठिन है और कांटे की है। तो उन्होंने कहा था देवास जिले की 2 सीटें अगर आप सोच सकते हैं तो उन पर विचार करें, या तो आप खातेगांव सीट या फिर देवास सीट, जहाँ का मैं निवासी हूँ। खातेगांव मेरी बागी विधानसभा सीट से लगी हुई है, और हट पिपिया। तो मैंने कहा था कि हट पिपिया में राजवीर सिंह जी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं जी, और मेरे पारिवारिक सहयोगी है, तो इस नाते से मैं हट पिपिया के बारे में विचार नहीं करूँगा। 2 सीटों पर अगर ध्यान देने का पार्टी कहती है तो मैं कोशिश करके आपको बता सकता हूँ कि क्या स्थिति रहेगी। लेकिन आज की स्थिति तक भी मेरा मन जो है वो इन सीटों पर चुनाव लड़ने का नहीं है। लेकिन पार्टी की जो स्थिति बनी है उससे कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि मुझे प्रयास करना चाहिए। और प्रयास के बाद, जैसा मैंने कहा कि समुद्र का वो शांत रहता है, जब वो आता है तो उसकी गहराई को नापने के बाद पता चलता है अच्छे जहाज उसमें डूब जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो दोनों सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस की विरोधी रही है, उन सीटों पर कांग्रेस को विजय दिलाऊं, ये मेरा प्रयास है। तो इन 2 सीट में पहली प्राथमिकता फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी? नहीं, मैंने बताया ना, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा करूँ। बिना कार्यकर्ता की लड़ाई अधूरी रहती है जी, बिना संगठन के लिए अधूरी रहती है। मैं दोनों जगह नया हूँ, हालांकि परिचय मेरा संपर्क सबसे है। तो जो एक पार्टी की परंपरा रहती है कि मंडलम, सेक्टर और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ उनसे मिलने जुलने का। मिलने जुलने के बाद जो कार्यकर्ताओं का निर्देश होगा, उसके बाद जहाँ से मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक रहेगा तो मैं पार्टी को अवगत करा दूंगा। और अगर पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना, तो मैं उस स्थिति में आऊँ। अच्छा, जब से आपने भाजपा छोड़ी तब से सीएम को आप लगातार घेर रहे हैं। अभी कन्नौज विधानसभा में भी सीएम का रोड शो था, तो इस संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, सीएम शिवराज जी मेरे सहयोगी, मैं उनके सहयोगी के रूप में लगातार हमने लगभग 80 के बाद से काम शुरू किया। और मैं तो कहता हूँ पार्टी में भी शायद मैं लंबे समय तक उनके साथ रहा हूँ। तो ऐसे दृष्टिकोण में शिवराज जी का अब जो कार्य करने का तरीका है बहुत बदला है। जी,
हमने उस शिवराज सिंह चौहान को खो दिया जो आम जनता के लिए सोचता था। आज शिवराज जी वोटों के लिए सोचते हैं। मैंने जैसे पहले आपके साथ दो बात शेयर की थी कि लोकहित और लोकप्रियता। लोकप्रियता तो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन लोकहित बहुत लंबे समय के लिए होता है। आज पूरा देश अटल जी को याद करेगा तो उनकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। शिवराज जी ने लोकहित नहीं देखा, उन्होंने लोकप्रियता देखने के लिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं 1,000 रुपये लाडली बहन को दूंगा, और मन से कह रहे हैं 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000। जी मतलब जैसे कहते हैं ना कि व्यापारी दिन भर नोटों की गिनती करता है, वो गिनती उन्होंने मन से करके दिखाई और लोगों को एक लालच दिया कि मैं ये कर दूंगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो हमारे शिक्षक के अभ्यर्थी थे वो अभी लाइन में खड़े हैं, जी चयनित शिक्षक। हमारे यहाँ संविदा शिक्षक आज भी अपनी बात जोड़ रहे हैं कि हम नियमित हो जाएं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़ा अमला, हमारे पंचायत विभाग का अमला, और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि रोजगार को लेकर शिवराज जी को कुछ चीज़ करना थी, वो तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वो चाह रहे कि हम लाडली बहनों को 1,000 रुपये देकर अपने वोट का परसेंटेज बढ़ाएं और चुनाव में विजय प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी की वो वास्तविकता जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। जी इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शिवराज जी का वो चेहरा जनता तक उजागर करने का प्रयत्न करूँ, ताकि मेरी पार्टी को कुछ फायदा हो सके। कन्नौज विधानसभा में तो आपकी सक्रियता लंबे समय से बनी हुई है, आप पहले से भी बहुत सारे मामले वहाँ से उठाते रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा रेत का आता है वहाँ पे। नहीं, मैं एक बार कैलाश कुंडल जी वहाँ के विधायक रहे 93 से 98, वो और हम लोग साथ बैठे थे। तब मैंने कैलाश कुंडल जी से बोला, भैया आप भी विधायक रहे हो, नर्मदा मैया तब भी थी, रेत की उपयोगिता तब भी थी, उस समय हमने डंपर नहीं देखे। मैं भी 3 से 8 बागली क्षेत्र से विधायक रहा, तब हमने डंपर नहीं देखे। लेकिन ये 5-7 साल में डंपरों का तो किया कि जैसे एक एटीएम नहीं होता कि एटीएम में आपने कार्ड स्केच किया, नंबर डाला, पैसा आया। तो एक राजनेताओं का एक बड़ा काम करने का जो तरीका डंपर के इर्द गिर्द हो गया, दारू की दुकानों के इर्द गिर्द हो गया, अवैध पदार्थों की तरफ हो गया, अवैध वन कटाई की तरफ हो गया। तो राजनीति का जो स्वरूप बदला है, उसमें मैं नहीं कहता कि कोई दल विशेष है, लेकिन मैं साफ रूप से कहता कि ये जो लगता है कि ये जो चैनल बना, और इस चैनल को भाजपा के राज में शिवराज जी ने इसलिए बढ़ाया कि शिवराज जी खुद नर्मदा किनारे के जैत गांव के, वहाँ नर्मदा उनके गांव के नज़दीक है। जब उनको इस चीज़ को समझ में आता है कि आज नर्मदा को हम खोखली कर दें कि मध्य प्रदेश की जनता को क्या देख के जाएंगे, उस तरफ उन्होंने सोचा नहीं। और दूसरी तरफ कन्नौज खाते गांव जो है वो नेमावर से शुरू होकर हमारे बिजवाड़ तक, और बिजवाड़ के बाद बागली शुरू होता है तो कर्नावत तक, ऐसे लंबा क्षेत्र ये डंपरों के आवाजाही का है, जिससे रोड बार बार खराब होती है। रोज प्रतिदिन 1 या 2 या 3 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें बहुत से लोग अपने जान को गंवाते हैं, और ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाला नहीं बचा, कोई खाने वाला नहीं बचा। तो मुझे लगता है कि ये जो डंपर माफिया जो पैदा हुए हैं, या रेत माफिया, इस शब्द मेरे ख्याल से 5-7 साल में चलन में आया है। रेत तो कोई उत्पादकता तो है नहीं, उस पर कोई खर्चा तो आना नहीं है, जो तो हमारी पवित्र नदियाँ दे देती है, जिसको हम उपयोग में करते हैं। तो अन्य तरीके से कैसे रेत का खपत को घटाया जाए और उसको लगाया जाए, इस पर विचार करने के बजाय लगातार नर्मदा को खोखला करना। और अब तो सुनने में आया कि जितनी रेत देवास जिले से गुजर रही है उससे शिवराज जी के क्षेत्र से आ रही है, तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं लगातार कोशिश भी करता रहा कि इनके खिलाफ बोलता रहूं, और आने वाले समय में मैंने कमलनाथ जी से कहा था कि इस पर आपको कारगर नीति बनाना चाहिए, क्योंकि हम जनता को एक कारगर नीति अगर रेत के लिए देंगे तो जनता हम पे विश्वास करेगी। क्योंकि आज नर्मदा की बड़ी बड़ी लाइनें शिवराज जी जरूर बना रहे कि वो उनको 2024 के पहले मध्य प्रदेश के जो पानी है उसका उपयोग करना, लेकिन वो मेरे ख्याल से 24 तक उपयोग ही नहीं हो पाएगा, और 24 में हमें गुजरात को पानी देना पड़ेगा, जो फैसला हुआ उस अवार्ड का, उसके आधार पे। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे नहीं लगता कि हम नर्मदा का समुचित उपयोग कर पाएंगे। उनका हमें समुचित उपयोग करना था, लेकिन उन्होंने रेत का जो पैसा मिलना था शायद उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट किया, और उसी का कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने भी किया, चाहे उसमें हमारे विधायकगण हो, चाहे वो बागली के विधायक हो, चाहे कन्नौज खाते गाँव के विधायक हो, सबके संलिप्तता है और उजागर भी हुई है। वीडियो अक्सर वायरल हुई कि फलाने भैया का है, टिंके भैया का है। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगता है कि ये रेत का जो नया प्रचलन चालू हुआ, इसे बंद होना चाहिए।
आपकी सक्रियता चूंकि उस विधानसभा से लगातार है और आपने वहाँ कई सारे विश्लेषण भी किए हैं, जैसे आध्यात्मिक भूमि है नेमावर, वहाँ एक अपने आप में पवित्र स्थल है, तो आपको लगता है कि वहाँ कुछ इस तरह के कोई स्थान और विकसित होना चाहिए जो दूर दर्शकों को, पर्यटकों को भी वहाँ पे आकर्षित कर सके? नहीं देखिए, वैसे तो नर्मदा की परिक्रमा बहुत पवित्र मानी जाती है और हजारों लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हैं। नेमावर को नाभि स्थल कहा जाता है, भगवान सिद्धेश्वर का स्थान। और बाद में तो अभी विद्यासागर जी महाराज ने एक बहुत बड़ा दिगंबर जैन का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान वहाँ उन्होंने बनाया। जी। तो इसी दृष्टिकोण में नर्मदा का वो स्वच्छ सुंदर किराना, सुंदरता के साथ साथ कैसे हम माँ के नर्मदा के सेवा के माध्यम से अपनी प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाएं, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरे को लगता है वहाँ कोलाहल और उसका विषय हो गया। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि 5 बच्चियों का शव वहाँ पे जी। 1 हफ्ते पहले दफना दिया और बाद में निकला है। और जिन लोगों ने उसको किया था उस करने वालों को हालांकि कानून के परिधि में जेल में तो है, लेकिन उनको लाने वाले जो थे वो कहीं ना कहीं सत्ता के सरगना थे। तो ऐसे दृष्टिकोण में ऐसी घटना क्योंकि दुर्भाग्य है कि पूरे देश ने उस घटना को देखा है। तो इस प्रकार की घटना घटना और जिस प्रकार शांति का संदेश लेकर हमारे संत महात्मा वहाँ पर आते हैं, उनको एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की गूंज, जैसे विद्यासागर जी महाराज जो कि जैन धर्म तो हमेशा जीव दया के संदेश देने वाला है, जीव और जीने देने का संदेश देने वाला है, ऐसा हमारा आध्यात्मिक संदेश भी भगवान भोलेनाथ के माध्यम से या अन्य संतों के माध्यम से वहाँ पे गुंजायमान होना चाहिए। वो व्यवस्था आज भी वहाँ नहीं है क्योंकि रोड खराब है। खुद नेमावर का विकास अगर देख लो अंदर जाके, तो नेमावर की मुख्य पट्टी का ही जो एक सड़क लगभग 2.5 करोड़ का नगर पंचायत के माध्यम से बन रहा था। जब मैं गुजरा था जनता ने कहा था कि अभी आपने काटापुर लोहारदा सतराज की बात कही, कम से कम यहाँ भी तो देखो। मैं उस दिन देख के निकला और मैंने कहा तो रोड 1 साल में खत्म हो जाएगा। आज स्थिति एक रोड वो खराब हो गया। तो ऐसे दृष्टिकोण में नेमावर को जो संपूर्ण विकास होना चाहिए था, माँ नर्मदा का वो स्थान है, एक शांति का संदेश देने वाला स्थान बनना चाहिए। दुर्भाग्य से आज वो अशांति के लिए पहचाना जा रहा है कि वहाँ 5 लाशें मिली, इस प्रकार की घटनाएं घटी। शिवराज जी की तरफ कह मैं दारू का सारा वो बंद कर दूँगा, लेकिन अवैध दारू के साथ मादक पदार्थ जिनका कि उपयोग वहाँ नहीं होना चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं वहाँ देखने में आ रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में नेमावर की पवित्र भूमि जिसकी उपयोगिता आज देवास जिले को मेरे ख्याल से गौरवान्वित कर सकती थी, वो गौरवान्वित के भाव न लेके हमने जो भाव वहाँ से प्राप्त किए वो कतई समाज के लिए ठीक नहीं है। नेमावर का शांति और अध्यात्म का संदेश को आगे उजले रूप से कैसे ले जाने का प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि चूँकि मैं आज अपने पिताजी की विरासत के साथ हूँ, मेरे पिताजी देवास जिले नहीं पूरे प्रदेश के नेता रहे और माँ नर्मदा का हमारे देवास जिले से बहुत गहरा संबंध है, चाहे हम धारा जी से लेकर नेमावर तक जाएं। तो ऐसे दृष्टिकोण में नेमावर तक माँ नर्मदा को कैसे उनकी शांति और पवित्रता के साथ इस सनातन संस्कृति और हम भारत देश की शांति स्थापना में हम लोग आगे ले सकते, इसका प्रयास में करने का प्रयत्न। 2-3 मामले और देखने में आते हैं उस क्षेत्र से। एक तो उस क्षेत्र में खेल प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको उस तरह के प्लेटफॉर्म, वहाँ उस तरह की सुविधाएं उनको नहीं मिल सकी कि वो अपने आप को और ज़्यादा प्रशिक्षित करने में सहयोगी साबित होते हैं। दूसरा एक स्वास्थ्य का मुद्दा भी वहाँ आता है, जरा से मामले में हरदा रेफर करना पड़ता है या लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये समस्याएं हैं? राजेश भाई, मैंने अब राजनीतिकों के लिए वो क्या हो सकता मुझे नहीं पता जी। लेकिन जब मैं भाजपा खेल प्रकोष्ठ का संयोजक था तब मुझे बताया गया कि रस्सी कूदना, रोप स्कीपिंग एक नया खेल आ गया। जी। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा खेल है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के लिए लोग कहते हैं कि पैदल दौड़ना और तैराकी, इसके अलावा रस्सी कूदना अगर आप कर लो तो आपकी फिटनेस बरकरार रहती है। तो मुझे लगा कि इसको खेल के रूप में लाना चाहिए। मैं खेल योग कल्याण के डायरेक्टर पर एक आवेदन लेके गया कि इसको एक अच्छे खेल के रूप में जोड़ना चाहिए। मेरा एक साथी जो कॉलेज ज़माने में मेरे साथ था, वहाँ शायद मिल गया मुझे गेट पे। तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या है, कैसे आया? मैंने कहा यार मैं इसको खेल में जोड़ने लाया। बोले ऐसे नहीं जोड़ेगा ये। तो मैंने फिर कैसे जोड़ेगा? बोले इसमें आप लिखो कि इस चीज़ के लिए आपको 250 करोड़ की रस्सी खरीदना पड़ेगी। अच्छा। जब तक आप पैसे का नहीं लिखोगे, सरकार में आगे कोई योजना नहीं बढ़ी, फ्री फंड की कोई योजना नहीं बढ़ती। स्वास्थ्य से किसी को नहीं लेना देना, संपूर्ण विकास से किसी को लेना देना नहीं। उनको तो पैसे से मतलब कि 250 करोड़ का 10% हमें इतना मिलेगा, इसलिए हम इस योजना को बढ़ाएं। तो ऐसे दृष्टिकोण में इन चीज़ों को लेकर फोकस करने की बजाय
और जो खेल प्रतिभा, क्योंकि नेचुरल तैराक है वहाँ पे, डाइव करके बच्चे पैसे निकाल लेते हैं, नारियल निकाल लेते हैं। जी तो उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का जो टैलेंट, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का हमको मौका देना था, वो मौका उनको स्थापित नहीं कर पाए। स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा। मैं एक दिन गमी के एक कार्यक्रम में संदलपुर बैठने गया, तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो तुमने घटना बताई कि ऐसी घटना घटी, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं था। हम यहाँ से भागे खाते गाँव, तो खाते गाँव में डॉक्टर नहीं था। फिर खाते गाँव से उल्टे हम हरदा की तरफ गए और इनकी डेथ हो गई। तो मैंने पूछा खाते गाँव में डॉक्टर, बोले खाते गाँव में डॉक्टर। तो आज की तारीख में जो स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि वैसे रूप से सरकार कहती है कि हमने निःशुल्क कर रखी, जी लेकिन उन निःशुल्क का कितना दौर हो रहा है ये हमको समझ में आता है कि एक आदमी जिसका इलाज संदलपुर में नहीं हुआ हॉस्पिटल होते हुए, छोटा इलाज था, बाद में खाते गाँव में नहीं हुआ, और खाते गाँव के बाद हरदा जाके उसका उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगता है कि योजनाएं सरकार की सिर्फ कागजों में है और कागजों तक सिमट गई। और सुनने में तो ये भी आया कि दोनों जगह डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर हफ्ते भर में एक बार आते, दस्तखत करके वापस चले जाते। तो कहीं ना कहीं साठगांठ मुझे लगती है जनप्रतिनिधियों की और उन लोगों की, उसके कारण से वो अपना नाम तनख्वाह भी ले रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे। दूसरा, आपने देखा होगा कि संपूर्ण इस जिले में सबसे ज़्यादा जाम कहीं लगता है, तो वो कहाँ लगता है आपको पता है? जी वो लगता है उस घाट पे, जो कि काटाफोर है, अपने देवास जिले को उस चीज़ से जोड़ता है। उस घाट के अलावा आज खातेगांव में आप निकल जाओ, कन्नौज में निकल जाओ, गाये बगाए वहाँ जाम दिखता ही है। 2-4 गाड़ियाँ आमने सामने आई और जाम लगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में प्रशासन की नाकामियों को जो छिपाने का काम भी है वो राजनीतिक रूप से करते हैं। मुझे जब मैं हाटपिपला का विधायक था, तो मैंने टीआई से कहा था कि भाई दोनों साइड की जो गाड़ियाँ, वो पार्किंग की व्यवस्था ठीक से हो रहा थी। तो टीआई रूट मार्च करता था और गाड़ियों को साइड में लगवा देता था। बाद में दुकानदार खुद कहने लगे भाई गाड़ी साइड में लगा लो, काम करो। तो क्या खातेगांव में व्यवस्था नहीं हो सकती? आप खातेगांव को पूरा देखो, थोड़ी सी बारिश होगी, आप पहले से लेकर आखिरी छोर तक चले जाओ, कीचड़ युक्त खातेगांव दिखेगा। खातेगांव की जो एक व्यापारिक प्रतिष्ठा है, अगर उस पर कीचड़ है, तो हमें नहीं लगता कि ये एक गांव के लिए अच्छा संदेश जाता है। तो इस संदेश को दूर करने का प्रयास भी होना चाहिए। मैं अपने कांग्रेस संगठन के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि वो करें। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक लोग गैर जरूरी कामों को बढ़ावा देते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल और है, कांग्रेस संगठन में आप शीर्ष नेतृत्व में आपकी उपस्थिति है, चुनाव को लेकर किस तरह की कसावट है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बीजेपी, मैं तो पैदा ही बीजेपी से हुआ हूँ, पूरा बीजेपी का काम मैंने देखा। मेरे यहाँ माननीय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, सब बड़े बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठ के मेरे घर पे हुई है कितनी बात। जी तो प्रदेश की बीजेपी को तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। बीजेपी में एक टीम भावना काम करती थी, और कांग्रेस में आपको पता है कि संगठनात्मक रूप से जो पार्टी का मुखिया होता है, उसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। जी ये अंतर है दोनों में। कांग्रेस का ये मानना है कि हमने देश की आज़ादी लाई, इसलिए हमारा देश की जनता के प्रति जो समर्पण है वो हमारा वोट बैंक है। जी और बीजेपी का ये मानना था कि कार्यकर्ता हमारा वोट बैंक लाने वाला, काम करने वाला व्यक्ति है। और शायद उसी कारण से जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई, उसके बाद सत्ता में दोबारा लाने के लिए जो प्रयत्न किया कि हम ऑनलाइन कार्यकर्ता बनाएंगे, और 18.5 करोड़ कार्यकर्ता बना के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। जी और आपको पता है कि जब टीम में चयन करना होता है तो खिलाड़ी तो सीमित होते हैं, कोई भी खेल होगा, और हम भीड़ लगा लेंगे तो फिर गाय बगाया कुछ ऐसे लोगों का चयन होगा जो उपयुक्त ही नहीं थे। बीजेपी ने आज, एक तो हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रदेश के, मेरे तो मार्गदर्शक भी हैं, मैं आज भी कहूँगा मेरे परिवार के मार्गदर्शक हैं, भले वो भाजपा के नेता रघुनंदन शर्मा जी, उन्होंने कहा था बीजेपी को पांचाली समझ लिया, 5 नेता केंद्र से उसको संचालित कर रहे हैं, बाद में 2 नेता और जोड़ लिए। अब इन 5-6-7 का समन्वय कैसे स्थापित होगा, क्योंकि वो प्रदेश की पृष्ठभूमि को जानते ही नहीं है ढंग से। फीडबैक लेंगे, फीडबैक के आधार पर जो आ जाएगा उसको वो बोलेंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में बीजेपी बहुत बिखरी पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस का जो समन्वय मुझे दिख रहा है, जो समन्वय होना चाहिए, मैंने अरुण यादव जी से कुछ सीटों के बारे में बात की, मैंने सम्माननीय कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से कुछ सीटों के बारे में बातचीत की, कुछ फीडबैक मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रबाबा शेखर जी, प्रकाश जैन जी, महाराजीव सिंह जी जो देखते हैं उनको भी दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण मुझे लगता है कि हमारे फीडबैक पर तो विचार हो रहा, लेकिन
वहाँ जो स्थिति बनी है एक अफरा तफरी की, और अफरा तफरी के माहौल को इन्होंने नहीं सुधारा, मेरे को लगता है कि अब स्थिति लगभग उस चीज़ से बाहर हो गई, उस दायरे से। तो ऐसे दृष्टिकोण में कांग्रेस का जो दावा था और जनता में जो परिवर्तन की बयार है कि कांग्रेस बहुमत में आएगी, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मेरा शायद ये पूरा आकलन है। तो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते, ये अभी भी विश्लेषण का विषय बना हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Audio Jungle. इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।